Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall discuss the paper 2 of the Civil Services Examination, that is also called CSAT, that is Civil Services Aptitude Test. Most of the students fear from this test to qualify for the mains examination. आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की पेपर 2 के बारे में कि आखिर पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और किन किन क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जीएस में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स, हमने ये भी देखा था कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं लगभग हर साल और किस किस क्वेश्चंस को हमको स्ट्रांगली कमांड रखना है और किस किस क्वेश्चंस को मीडियम भी अगर आता है जिस सब्जेक्ट से उसको हमको सॉल्व करना है और किस स्ट्रेटजी से 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करना है। एग्जैक्ट कोई भी 50 से 60 बहुत रेयर स्टूडेंट कर सकते हैं। जब हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात करें तो 50 क्वेश्चंस तक हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसकी बात हमने कर चुके हैं। आज हम देखेंगे जो प्री एग्जाम होता है उसका जो सेकंड पेपर होता है जो सेम डे में कंडक्ट किया जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT जिसको बोलते हैं। 2013 से इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया था, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले इसमें ज़्यादा क्वालिफाई करवाते हैं हिंदी मीडियम वाले। और लास्ट ईयर के 2023 और 2024 से तो इस टेस्ट को कैट टेस्ट बोला जा रहा है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है मात्र एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, लेकिन उसको इतना क्वालिफाइंग टफ कर दिया गया यूपीएससी की तरफ से कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाते बहुत सारे स्टूडेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो जीएस में तो काफ़ी स्कोर उनका अच्छा था, लेकिन एक CSAT की वजह से वो मेंस नहीं पहुंच पाए। और मेंस में आप देखते होंगे कि मैथ्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, ना ही इंटरव्यू में, लेकिन एक पेपर CSAT की वजह से ना ही वो मेंस में अपीयर हो पाए, हो सकता है वो फाइनल में ना हो पाए और हो सकता है उसका लास्ट अटेम्प्ट रहा हो, या हो सकता है एक साल फिर से एफर्ट ना कर पाए। बहुत सारे मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाए, फैमिलियर डिस्टर्बेंस हो जाए, सोशल इश्यूज उनके लाइफ में आ जाए तो उतना कंसंट्रेशन ना हो पाए। तो इस पेपर को हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। तो इसके पहले हमको यह पता होना चाहिए आखिर CSAT में सिलेबस होता क्या है। CSAT के सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कैसी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं एक आम स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी एंड फॉर्मेलिटी के हम देखते हैं सिलेबस। आई हैव रिटन द CSAT सिलेबस इन द व्हाइट बोर्ड। तो आप देख सकते हैं जो पेपर सेकंड होता है, जो फर्स्ट मैंने बता दिया कि सेम डे में पेपर सेकंड होता है, उसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। केवल क्वालिफाइंग करने के लिए लिया जाता है। अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, इफ़ यू वांट टू गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट ये जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी यूपीएससी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आप में अंदर चेक करती है कि एप्टीट्यूड आपके अंदर कितना है, प्लस माइनस, डिसीजन मेकिंग क्या है। तो उसी सिलेबस को यहाँ पर पेपर में रखा गया है। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो CSAT क्वालिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, टोटल 80। जो पेपर 1 है उसमें 100 क्वेश्चन हमने बात किया था, 2 मार्क्स का होता है तो 200 मार्क्स हो गए। यहाँ पर 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और ऐसे करके ये जो 80 क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक को यूपीएससी ने रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहला जो टॉपिक है कल हमने देखा था उसी सेम ऐसी पहला टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी क्या होता है कि पैसेज, जैसे हम क्लास 1 में भी पढ़ते थे कि कुछ पैसेज दिया जाता है, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, उसमें से हमको ढूंढ करके आंसर लिखना होता है। सेम यहाँ पर जो CSAT है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे वो हम ब्लूप्रिंट में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी टॉपिक देखते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन किससे रिलेटेड रहेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे तो बहुत सारे वहां पर रिलीजन के लोग आएंगे, कास्ट के लोग आएंगे, जेंडर के लोग आ पाएंगे, तो कम्युनिकेशन आप कितना बैठा पाएंगे, उसके लिए ये टेस्ट लिया जाता है
कॉम्प्रीहेंशन, इसमें भी इंटरपर्सनल स्किल यानी आपकी अंदर की स्किल्स क्या है, और कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड पैसेज दिया जाता है। पैसेज भी देखते होंगे कि आप कभी स्टोरीज आ जाती थी क्लास 1 में, लेकिन यहाँ पर जो पैसेज आएंगे वो साइंस से रिलेटेड आएंगे या फिर इंटरपर्सनल स्किल आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड आएंगे। तो इस तरह से पैसेज आएंगे, इसमें से आपको आंसर चुनना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो टॉपिक है उसमें आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग आप जानते ही होंगे कि एसएससी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, रीजनिंग जैसे गोल में टेबल है, ये इसके सामने बैठा है, ये इसके सामने बैठा है, तो कौन किसके सामने बैठा है, इस तरह से। और भी बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग है, मजा आएगा अगर आप मजा लेकर के पढ़ेंगे तो इसको अटेम्प्ट कीजिए। एकदम मुझे बनना ही ऐसा मत सोचिए 12th फेल मूवी वगैरह देख करके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो प्री है उसका अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। अगर आपको या तो आपको मिल जाएगा तो बहुत ऊपर चले जाओगे, या तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बीच का रास्ता यूपीएससी नहीं दे रखा है। प्लान भी मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जानते ही होंगे लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए जो थर्ड है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका भी पैसेज आता है कि ऐसे पैसेज आ जाएंगे कि आप कहीं जा रहे हैं, मतलब एथिकल, आपका एथिक्स कितना काम करता है, आप क्या सोचते हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं यूपीएससी के नजरिए में वो सही या नहीं है। तो पैसेज में आप हो सकता है अपना पर्सनल स्किल से किसी आंसर का अलग आंसर सोचते हो, लेकिन यूपीएससी अगर फाइनल आंसर में कुछ दूसरा ले लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी पैसेज से रिलेटेड आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आप देखे होंगे कि चीज डायग्राम्स आ जा सकते हैं, सीक्वेंस के डायग्राम जो आपने देखा होगा, सर्कल में कोई चीज नहीं यहाँ है, कोई एरो ऐसा घूम जाता है, कोई एरो राइट साइड में घूम जाता है, वो मेंटल एबिलिटी। आप कितने मेंटली प्रिपेयर होते हैं, ये सब काम आता है बाद में, जब आपको लगेगा कि ये क्या काम आता है। मैथ्स भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आता है। तो ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फिफ्थ है बेसिक न्यूमरेसी। न्यूमरेसी इसमें मेन है, ये हमारा स्कोरिंग पोर्शन है जो न्यूमेरेसी ने, आप जानते होंगे नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल का। क्लास 10th लेवल का जो भी आपका मैथ्स होगा, परसेंटेज हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। वैसे तो 10 से 20 टॉपिक्स है। हम आने वाले टाइम में जब डिस्कस करेंगे इसका, जब आप समझ जाइए कि बुक या फिर एक्सपांड करेंगे सी सेट को, जब आने वाले समय में। अभी तो हम सिलेबस पे वर्क कर रहे हैं, सिलेबस के बाद देखेंगे क्वेश्चन पेपर, PYQs देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से एडवांस तक का, तब यहाँ पर जर्नी काफी लंबी है, लेकिन 25 के लिए टाइम कम है। धीरे धीरे भी कोशिश करते रहेंगे, टाइम इजीली यहाँ पर स्पेंड हो जाता है। तो आप देखिए कि बेसिक न्यूमरेसी मतलब आप समझ जाइए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी का खेल होता है बेसिक न्यूमरेसी में। लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल का मैथ्स आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड वर्क, परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो बोलते हैं, और चाल और दूरी, कार्य समय, और टंकी वाला नल, हौज, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसमें से हम ये उम्मीद लगाएंगे कि उसमें से क्वेश्चंस आ जाए, और सी सेट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा टफ कर दिया जाता है। इसमें भी समझ जाइए कि थ्योरी को इंक्लूड कर दिया लास्ट 2 ईयर से, इसीलिए जो बच्चे हैं जो नॉर्मल प्रिपरेशन करके जाते हैं वो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते। पेपर देखेंगे तो समझ आएगा। फिलहाल हम सिलेबस पर बात करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल यानी कि इसमें पूरा मैथ्स का पोर्शन रहेगा। अगर फार्मूला याद है तो ये वाले पोर्शन आप कर पाएंगे, फार्मूलाज याद नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये वाले तो बिना पढ़े भी आप जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भी बना सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी आप देख सकते हैं, ये भी वहीं पर काम होता है, एग्जाम हॉल में ही काम होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास प्रीवियस फार्मूलाज लर्न नहीं है या प्रीवियस आपने क्वेश्चंस नहीं किया तो ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। देख सकते हैं चार्ट आता है, चार्ट बहुत सारे इस तरह से दिए रहेंगे, डाटा ग्राफ्स आएंगे, बार ग्राफ हो सकता है और बहुत सारे ग्राफ्स हो सकते हैं। डाटा एंड टेबल्स भी आप देखते होंगे कि टेबल भी आता है, उसमें से आपको कुछ डाटा दिया जाता है और उसमें से फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं होते। हालांकि ये क्लास 10th लेवल का दिया गया है, लेकिन क्लास 10th में दूर दूर तक उस तरह से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट 3 ईयर के अगर पेपर देख लेंगे तो ये पार्ट चार्ट वाले जो हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट क्लास में मैंने बताया था 7 टॉपिक उसमें भी थे और लगभग 7 टॉपिक इसमें भी है। 6 मतलब मैंने उसमें 6 टॉपिक कर दिया था। तो 6 ओवर समझ जाइए, 6 बॉल होंगे, एक ओवर आपको खेलना है पेपर 1 में और दूसरा ओवर खेलना है आपको पेपर 2 में। 6 बॉल की तरह समझ जाइए, इसमें भी 6 टॉपिक आएंगे। 6 टॉपिक को हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं
और भी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कॉम्प्रीहेंशन, ये हो जाएगा पहला टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन, और ब्लूप्रिंट में डायरेक्ट आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन तो आएगा ही आएगा। दूसरा आ जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स का क्वेश्चन इसमें ले लिया। डाटा जो सफिशिएंसी है, ज़्यादातर आप देखे होंगे पाई चार्ट, ग्राफ, ये सब भी हम उसको मैथ्स में इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसको भी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ले लेते हैं। थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग, जिसका मैथ्स से कोई नाता नहीं है, मैथ्स अगर आपको आता है, फार्मूला लर्न है, नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो 3 यहाँ पर टॉपिक हम इसमें डिवाइड करते हैं। अगर ब्लूप्रिंट में आए, ये तो नॉर्मल है 6 ओवर है, लेकिन 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स होगा, और थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आए। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो ये 2014 का डाटा है कि कॉम्प्रीहेंशन से 26 आए हुए थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 26 और 36 आए हुए थे यहाँ से, जो मैथ्स वाला पोर्शन है, और लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से 18 आए हुए थे। ये है लास्ट ईयर का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसके मेंस भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन में 30, अगर हम मान लें 25 से 30 पैसेज आते हैं। मतलब आप देखेंगे, इसको मैं अगर इरेज करके आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में ये अपने आप इरेज होता है, यहाँ तो ये मैकेनिकल बोर्ड है, तो मैं कोशिश करता हूं। और उसके बाद मेन हमारा सिलेबस हमको समझ आ चुका है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन लास्ट समरी ऑफ द सिलेबस बोले तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने बता दिया था। डिसीजन मेकिंग वाले हो जाएंगे, एंड नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा जनरल न्यूमरेसी, जो मैथ्स है। तीसरा है लॉजिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जो बार ग्राफ है उसको भी मैंने जनरल न्यूमेरेसी में ही मैंने ले लिया है, तो समझ जाइए बार ग्राफ को अलग से पोर्शन नहीं होगा। 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और कितने आएंगे देखिए कॉम्प्रीहेंशन। और कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस क्लास के बाद कोई भी इस तरह से नहीं बताता है, और यहीं पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में समझ जाइए लास्ट जो क्वेश्चन आया था, मतलब लास्ट ईयर 25 आए थे। यहां पर लॉजिकल रीजनिंग, इसके जो क्वेश्चंस है वो 35, और लॉजिकल रीजनिंग इसके आप समझ जाइए 30 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं 5 and 5 10, 3 to 5 और 3 80। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन लगभग इस तरह से आते हैं। ये मैंने 2024 का जो क्वेश्चन है वो ले रखा है कि कॉम्प्रीहेंशन से लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल न्यूमेरेसी जिसमें मैंने ग्राफ को भी इंक्लूड कर दिया, वहां से 30 to 35 आते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग से 30 आते हैं। लगभग यही रहता है क्वेश्चन, आप समझ जाइए। तो 25 कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरेसी 35 और लॉजिकल रीजनिंग जो है 30। अब ये तो सबको पता चल गया, मैंने सिलेबस भी बता दिया, डिस्कस भी कर दिया। 80 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको पता है। 80 क्वेश्चंस में से 33% आपको लाना होता है, मतलब 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और उसमें से आपको 60 मार्क्स लाने होते हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन बनाने हैं आपको? 27। 80 में से 27 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आप मेंस में नहीं जा पाएंगे, इंटरव्यू में नहीं जा पाएंगे, सेकंड ईयर में आप जाएंगे फिर से मेंस और पीएमआई के चक्र में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जानी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन, जनरल जो मैथ्स है न्यूमेरेसी वो है, और लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले जो हमारा टाइम होता है 2 आवर्स का, 2 आवर्स को जो टाइम होता है, तो किस पोर्शन को हम पहले स्टार्ट करें। हालांकि ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा एडवांस स्टूडेंट होगा उनके लिए क्लास नहीं है। जनरली बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स है वो अलग हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा द्रोणाचार्य क्लास ले रहे, तो एकलव्य जो है वो एकदम खुद से ही उन्होंने कर लिया था, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। तो ये समझ जाइए कि एकलव्य वाले स्टूडेंट है उनके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ हाई फाई स्टूडेंट भी होंगे। जनरल स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको फायदा मिला तो इस क्लास से आप बेनिफिट ले सकते हैं।
कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज वाला क्वेश्चन आता है, जनरल न्यूमेरेसी यानी मैथ्स वाला, और रीजनिंग यानी समझ जाइए कि ये जो काम है इसको आप पढ़ के नहीं प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, जो भी होगा वो वही होगा, है ना। इसका कोई फार्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, केवल प्रैक्टिस। हाँ, यहां पर आपको फार्मूला, जो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें अगर फार्मूला आपको लर्न है, पहले से आपने प्रिपेयर कर रखा है, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई चाल वाला समय प्रॉब्लम आ गया, डिस्टेंस वाला, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कई फार्मूला है। ये फार्मूला अगर नहीं पता है और ट्रेन वाले आपको आ गया, क्वेश्चंस आ गए, एक ट्रेन इतने स्पीड से खंबे को पार कर रही है और ये फार्मूला ही पता नहीं है, आप 2 घंटे के 2 घंटे भी सोचते रहेंगे कि मुझसे बन जाए, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं और टाइम चले जाएगा। तो इस पोर्शन 2-3 टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हर पोर्शन इन तीनों में से हर चीज के पास एक प्लस पॉइंट है तो एक माइनस पॉइंट भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। इसको वहीं प्रेशर जाता है, वहीं पढ़ना है, वहीं से आंसर देना, ठीक है। सबसे इजी ये लगता है लेकिन ये बनता ही नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आएगा। हिंदी मीडियम वाले हैं तो खास करके ये जो हिंदी इसका लैंग्वेज होता है इतना शुद्ध होता है कि वो जितने बार भी अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो उस तरह की हिंदी पहली बार देखते हैं, तो इसलिए बनता नहीं है। और उसके बाद आंसर भी ऑप्शन ऐसे रहते हैं जिसके लिए हिंदी वाले को भी इंग्लिश पोर्शन को देखना पड़ जाता है उस पैसेज के लिए, तो इसलिए उनसे मिस्टेक होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन उसी से आंसर देना है, लेकिन ये बहुत एथिकल रहता है। एथिकल मीन्स मैंने आपको बताया कि आपका आंसर हो सकता है, जैसे कोई स्ट्रेटेजी, कोई एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई अगर गेस्ट आता है आपके घर में तो डोर आप ओपन करेंगे, फिर आपके घर वाले कुछ वर्क कर रहे हैं तो वो ओपन करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, यूपीएससी को ये लगेगा कि नहीं पेरेंट्स को ओपन करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं पेरेंट्स को क्यों परेशानी में डालूं, मैं खुद ओपन कर दूंगा। अब यहां पर आप भी सही है, यूपीएससी भी सही है, लेकिन यूपीएससी कौन सा आंसर लेगा वो डिपेंड करता है। तो पैसेज में आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपका जो थॉट्स है वो यूपीएससी के थॉट से मैच होता है और वही आंसर आता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट पैसेज पे पैसेज बना लेते हैं। ये जो 25 जो पैसेज आते हैं उसमें से 25 से 25 कर देते हैं। कुछ नहीं, कहानी पढ़ना रहता है और उसमें से एक में टिक लगाना रहता है। हमको लगता है कि हमने तो कर लिया है, लेकिन यूपीएससी को कुछ और लगता है। इस वजह से आप देखेंगे सीसेट रुक जाता है। तो ये आप इस पे भरोसा मत कीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन पे पूरा। जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, कोई भी आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए 5 के 5 को रखिए, जो आपको साथ दे जाए उसका आप साथ लीजिए। आप नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं, आप किसी एक पे भरोसा करेंगे, एक नहीं मेरा यही है। आज का जमाना वैसा नहीं है। 5-6 से बात कीजिए, जो आपका सही समय पर साथ दे दे आप उसके साथ जाइए। सेम यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 3 जो टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल न्यूमेरेसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों पे भरोसा मत कीजिए। जिसको आपको बनाना है वो एग्जाम पर ही पता चलेगा, एग्जाम वाले दिन ही, जो होता है ना कयामत का दिन जो बोलते हैं, उस तरह से एग्जाम वाले दिन 5 सब्जेक्ट पर आप भरोसा कीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, लेकिन एग्जाम वाले दिन ही पता चलेगा कि आपका साथ कौन दे रहा है, उस पर आप कमांड बनाइए। सेम टू सेम ये कॉम्प्रिहेंशन, जनरल न्यूमेरेसी और लॉजिकल रीजनिंग, हाँ इस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। जनरल न्यूमेरेसी, इसका फार्मूला अगर आपको पता है तो सबसे फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला पता है तो ये आंसर जो है 100% सही आता है। इसमें चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई बाहर की कम्युनिटी हो, चाहे आप बनाए, इसमें आंसर सबका एक ही होगा, क्योंकि सेम फार्मूला लगेगा, सेम लॉजिक लगेगा। थोड़ा मेथड अलग हो सकता है, लॉजिक सेम रहेगा, तो आंसर इसमें सेम रहता है, फिक्स रहता है मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में सेम रहता है, लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम होता है, बट यहां पे टाइमिंग काफी लगता है, सोचना समझना ज्यादा पड़ेगा। आपको 2 घंटे का समय है, अब कौन किसके, अब पी इसके सामने बैठा है, क्यू इसके सामने बैठा है, आर इसके सामने बैठा है, तो कौन एक दूसरे के सामने बैठा है। आप टाइम घूमते रहेंगे, सोचते रहेंगे, टाइम चले जाएगा। ये टाइम टेकिंग है, दिस इज द टाइम टेकिंग, ठीक है, बनेगा, लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा। 30 क्वेश्चंस है, और ये जनरल मेंटल, ये फार्मूला बेस्ड रहेगा, ये फार्मूला बेस्ड, ठीक है। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये टाइम टेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तो डेंजरस है, ये डेंजरस यानी कि इस पे तो आप भरोसा ही मत करो। ये टाइम पास करेगा, आपको लगेगा इजी, लगेगा कि ये, जैसे आप देखते होंगे कि आपके साथ कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा बात करता है, ऐसे लगता है कि वो आपके साथ ही खड़ा है,
लेकिन वो एंड टाइम में धोखा दे देता है। सेम वही कॉम्प्रिहेंशन है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ही है, ये क्या है, पढ़ना है और बस उसमें से गोला लगाना है, कोई मेंटल कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस एक वो वही खुद ही कहानी बताएगा और खुद ही आपसे आंसर पूछेगा। आपको लगेगा ये तो हो गया 25 में 25, 15 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको लगे, लेकिन जो आपने आंसर दिया है वो यूपीएससी ले रहा है या नहीं, ये बहुत डेंजरस एग्जाम है, ये फिक्स है। और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये भी फिक्स है। तो आप देख लीजिए, मैंने तो यहाँ पर काफी लिख दिया, तो एक बार इरेज करके मैं फिर से बताता हूँ। फिलोसॉफी समझाना जरूरी, क्योंकि यहाँ पर आप कितने भी बार लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 30 क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, एंड नहीं 25 ही रहने देते हैं, 25 ही आता है ये, और ये 35 और ये 30, ठीक है, इतना काफी है। पैसेज को 25 ही रहने देते हैं। तो 25 में आप देख सकते हैं कैसे आपको बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पैसेज ही बनाइएगा, क्योंकि हमको डील उसी से करना पड़ता है जो हमारा साथ नहीं देने वाला है। तो पैसेज में वन लाइनर पैसेज जो आपको एग्जैक्ट लग रहा हो कि कोई भी हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी हो, उसका आंसर वही आएगा। ऐसे पैसेज को आपको पिक करना है जिसमें वन लाइनर पैसेज होता है। हम डिस्कस करेंगे जब पेपर डिस्कस करेंगे, तो अभी तो आप नॉर्मली समझिए कि वन लाइनर क्वेश्चन में इजी को पैसेज को आप बना लीजिए, कम से कम 10 तो बन ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। 10 फिक्स रहेगा, ये फिक्स मान के चल रहा हूँ, कि वैसे तो फिक्स नहीं है, फिर भी 90% सही है। उसके बाद जनरल न्यूमेरेसी, यहां पर आप देख सकते हैं कि 35 है, लेकिन 35 में 35 नहीं बनते, क्योंकि टफ क्वेश्चन बहुत होते हैं। आपको मैथ्स में नॉर्मल मैथ्स नहीं आएंगे, तो नॉर्मल मैथ्स भी अगर मैं मान के चलूं 20 आप बना लेते हैं, जो एकदम एग्जैक्ट सही है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग टाइम कम है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि 15 अगर बना लेते हैं तो 20 एंड फिर 35 और 10, ये 45 मार्क्स हो गए, काफी इतने। 45 अगर एग्जैक्ट है, इतना भी अगर टाइम देते हैं, क्योंकि आप यहां पर 80 में 80 भी लाएंगे तो भी आपका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप समझिए कि कम मेहनत करना है, ना ही ये मेंस में काम आने वाला है, कहीं काम आने वाला है। तो आपको क्वालिफाइंग करना है, तो 50% मान के चलिए कि हमको ये करना है। अब देखिए, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आप स्टार्ट कीजिएगा, कि जो वन लाइनर है, जो पढ़ते ही समझ आ जाए, उसमें ऑप्शन करते जाइए। फिर आप सीधा आ जाइएगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ये तो टाइम टेकिंग है, इसको तो छोड़ दीजिए। ये टाइम मतलब कोई होता है ना, कोई दोस्त है, अब अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, हाँ भाई मेरे दोस्त बनोगे, कुछ भी बनोगे, जीएफ बनोगे, तो वो बोलते हैं मैं 2 साल बाद बताऊंगे, 3 साल बाद बताऊंगे। सेम वही लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें टाइम देते रहो, बाद में बनता है ये क्वेश्चन, बनेगा जरूर, लेकिन टाइम काफी रह जाएगा। तो इसको नहीं, पहले आप यहां से चालू कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन से ही इजी 10 कर लेंगे। उसके बाद मैथ्स में आ जाइए, जो फार्मूला आपको याद है उसी के अंदर जाइएगा, उसी क्वेश्चन में अंदर। अगर आप पता है, जैसे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से आ गया, कि ताश के पत्तों से कुछ क्वेश्चंस आ गया, अगर आपको पता है, पहले ही पता है कि प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन के अंदर ही मत जाइए। क्वेश्चन पढ़ने का भी समय नहीं होगा आपको एग्जाम में, ठीक है, पढ़िए ही मत, क्योंकि वो भी टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है इस सी सेट में। अगर आपने चाल दूरी से कोई समय आया, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस है, तो अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, पहले आपको पता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर जाइए, अदरवाइज उस क्वेश्चन में मत जाइए। ऐसे करते करते आपको यहां से 20 क्वेश्चन पिक करने हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसमें आंसर आता ही है, इसमें 100% आप श्योर रहेंगे कि ये गलत नहीं हो पाएगा। तो 20 को 20, 10 में भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि नहीं, लेकिन हाँ, ये 30 में से 15 जो है, 15 रीजनिंग है, वो भी बन जाता है। जो मेज वाले हो गए, कुछ ब्लड रिलेशन वाले हो गए, कुछ सीक्वेंस वाले हो गए, नंबर सीक्वेंस वाले, तो वो भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 15 यहां से होगा, ये 20, तो ये हो गया आपका 20 और 15 कितने हो गए यहाँ पर 35। इतना भी अगर करते हैं आप, पैसेज को छोड़ देते हैं तो भी सही है। अगर मैं 10 पैसेज मान के चलूं, 10 में से 5 भी आपका सही हो रहा है और 5 गलत हो रहा है, तो भी आप यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ज्यादा रिलायबल आप मैथ्स वाले क्वेश्चन पे रखिएगा, फार्मूला के साथ, उसके बाद रीजनिंग पे, और उसके बाद इस दगाबाज कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि यही आपको धोखा देता है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो 45 क्वेश्चंस का एम लेकर कर चलिए। पैसेज पे भरोसा कम रखिए, ज्यादा भरोसा इस पे, फिर 1, 2 एंड 3, लेकिन बनाना यही चालू कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। उसके बाद जब टाइम होता है तो एक आध कॉम्प्रिहेंशन फिर से देख लीजिए, और मैथ्स को तो फिर से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने फार्मूला पता नहीं था तभी ये क्वेश्चन छोड़ रखे, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखना रिव्यू किस में ले सकते हैं आप, रिव्यू ले सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, कि और मैं अटेम्प्ट कर सकूं क्या, और कुछ कर सकूं। लॉजिकल रीजनिंग में तो ले भी नहीं सकते क्योंकि टाइम लगेगा। तो सीक्वेंस ही रखिएगा,
कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, इजी इजी, जनरल मेंटल एबिलिटी, इजी टफ जो भी है एक साथ, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, टाइम टेकिंग रहेगा, उसके बाद फिर से आ जाइए कॉम्प्रिहेंशन में। और इजी इजी को ही देखना है, इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग में भी ऐसे लोग को छोड़ देना है जो एकदम टफ लग रहा है। इजी इजी पहला तो इजी इजी कर लीजिए पूरा, उसके बाद दोबारा में टफ टफ कीजिएगा, है ना, दो के बाद तीसरा मौका मिलता ही नहीं है। तो पहले इजी कॉम्प्रिहेंशन, इजी मैथ्स और इजी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद फिर से जब आएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन में देखिए कि कोई सा और मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, छोड़ दीजिए। मैथ्स में देखिए, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में देखिए, उसके बाद पेपर क्लोज। तो 80 में से 40 to 45 अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जीएस के सिलेबस, एसए से लेके क्वालिफाइंग पेपर से लेके जो 9 पेपर होते हैं उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए, और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन से ऑप्शनल हिंदी मीडियम वाले के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है, इंग्लिश मीडियम वाले कौन से ऑप्शनल ले सकते हैं, इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से आपको बेस्ट ऑफ लक 2025 2026 के प्री मेंस क्वालिफाई करें और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपनी सर्विसेज जरूर दें। थैंक यू।